दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो इस समय स्टॉक पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह है कि रिलायंस पावर के मैनेजमेंट ने ठान लिया है कि बिजनेस को फिर से पटरी पे लाना है और जो पुराना कर्ज है, जो दलदल है, उसमें से बाहर निकलना है। यानी एक तरह से देखें तो रास्ते तलाशने शुरू कर दिए गए। और इसका एक बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो कि इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है विदर्भ पावर, उसके लिए इन्होंने एक सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई है और ये सारा का सारा उसका निपटारा करना चाहते हैं। तो ये जो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय रिलायंस पावर के लिए रास्ते कुछ आसान हो सकते हैं और इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा भी है। दूसरी तरफ देखें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के जो इशारा करिए कि पावर सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और ऐसे में जो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है तो इसका तो भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो सकता है। और वैसे भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल कोई कंपनी बची नहीं है। उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन आप देख सकते हो कि नीलाम हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस कैपिटल नीलाम हो रही है और भी जो उनकी कंपनियां सारी की सारी नीलाम हो रही है। फिलहाल सिर्फ उनके पास रिलायंस पावर, जिसकी सब्सिडीज कंपनी, ये देखें तो रिलायंस इंफ्राइज की सब्सिडीज कंपनी की है रिलायंस पावर है, ये कंपनियां ही फिलहाल इनके पास है जिनको लेकर वो आगे चल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो कोई आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में उनके पास सिर्फ ये बिजनेस है जिसको वो लेकर आगे जा सकते हैं और ये भी देश का फ्यूचर है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर है, जेपी एसोसिएट ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास है। जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा है कि इनके पास खुद की कोल माइंस भी है, लेकिन इस समय कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो काफ़ी मायने रखता है और ये इशारा कर रहा है कि ये छोटा पेनी स्टॉक भी कमाल कर सकता है। यानी आने वाले समय जो इसकी पुरानी हाई थी यानी 100 को इसने टच कर, वैसी ही संभावना फिर भी बन सकती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो गिरावट देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के दिन। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 24,330 रुपये स्तर पे देख दो 275 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.12% गिरा निफ्टी एनर्जी। और इस वजह से रिलायंस पावर में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग फ्लैट रही। ये सबसे बड़ी बात है, गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिली। देख सकते हो कि 14.75 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जो क्लोजिंग थी गुरुवार की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टॉक दबाव में नहीं दिख रहा है इस समय, बड़े गिरते बाजार में भी संभल रहा है स्टॉक, ये बड़ी बात हो जाती है। और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने करीब 22% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वैसे आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को, किसी को मायूस नहीं किया। और ऐसे में अगर देखें तो किसी का 2-3 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको रिलायंस पावर में इस समय बहुत अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है विदर्भ पावर, उसके लिए रिजोल्यूशन प्लान शुरू हो चुका है और एसबीआई कैप को इसकी सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो यहाँ पे स्विच चैलेंज के माध्यम से देखें तो इसके लिए बिडर्स तलाशेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए उसी को ये मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो लैंडर्स है उन्होंने यहाँ पे 30 सितंबर इसकी डेट फिक्स कर दिया, जिसके पहले इस रिजोल्यूशन प्लान को पास करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विदर्भ पावर लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर की जो नीलाम हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट के तहत देखें तो फिर से बोली लाने की शुरुआत की गई, जिसके लिए एसबीआई कैप इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने भी यहाँ पे बोली लगाई है। इसके अलावा CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL, ये 3 बिडर्स है जो इसके लिए बोली लगा रहे हैं। फिलहाल देखें तो जो यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो जो विदर्भ पावर लिमिटेड का जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 2216 करोड़ रुपये का है, जिसमें देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। अब इसको वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे देखें तो यहाँ पे वर्दे पार्टनर्स के सहयोग से रिलायंस पावर ने 1260 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट के लिए ऑफर किया है और ये रकम जो है सबसे बड़ी है। दूसरे 2 बिडर्स के मुकाबले इनका जो ये जो ऑफर है ये सबसे बड़ा है, सबसे शानदार दिखाई दे रहा है फिलहाल। इसके अलावा अहमदाबाद बेस्ड CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे करीब 1220 करोड़ रुपीज़ की ऑफर की है। और इसके अलावा जो देखें तो जो NARCL है उसने 1120 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे ऑफर दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बेस्ट ऑफर इस समय दिखाई दे रहा है वो तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का रिलायंस पावर का ही है।
तो ऐसे में मौका रिलायंस पावर को मिल सकता है और वो अपनी कंपनी को फ्री करवा सकते हैं ये पैसा चुका के, और आने वाले इसमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा अगर ये रिलायंस पावर को मौका मिल जाता है, क्योंकि वर्दे पार्टनर्स का सहयोग मिल रहा है। वर्दे पार्टनर्स लगातार उनकी इक्विटी लेके इसमें निवेश कर रहे हैं, कोई कर्ज नहीं दे रहे बल्कि वो इक्विटी ले रहे हैं। इसका मतलब उनको भरोसा है कि रिलायंस पावर आने वाले समय अच्छा करेगी। अब विदर्भ पावर लिमिटेड की बात करें, इसका जो 600 मेगावाट की कैपेसिटी का ये पावर प्रोजेक्ट है और जो यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो इनके हर तरह के प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है, और इसके अलावा कंपनी के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट भी है कंपनी के पास, थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी है, और कंपनी ही बांग्लादेश में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करने जा रही है, जल्द ही वो पूरा होने वाला है। तो काफ़ी बड़े इनके पास प्रोजेक्ट है और लगातार ऑपरेशनल मोड में, जो इशारा करेंगे कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। और आप इसके प्रॉफिट लॉस की जो संभावना है उसमें भी देख सकते हो कि मार्च 2022 में जहाँ पे कंपनी को 658 रुपीज़ का भारी नुकसान होता है, इस बार कंपनी को 320 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक तेज़ी का दौर भी आ सकता है, और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले 3 साल से लगातार इसने BSE पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न दिया है। आप 5 ईयर के हिसाब से देख सकते हैं, जरूर यहाँ पे इसका नेगेटिव रिटर्न था 15% का। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स ने 40% की तेजी दिखाई और स्मॉल कैप भी 14% दौड़ा। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से देखते तो रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो 64% जबरदस्त है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 35% की हमने तेजी देखी है और स्मॉल कैप ने 36% की तेजी बताई है। तो विनर यहाँ पे रिलायंस पावर है। 1 ईयर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि रिलायंस पावर का रिटर्न 29% है, BSE पावर इंडेक्स 2% दौड़ा, लेकिन स्मॉल कैप की तेजी थोड़ी ज़्यादा थी, 34% के आसपास का रिटर्न दिया। अब 3 मंथ के हिसाब से देखो रिलायंस पावर ने 43% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 7% की तेजी थी, स्मॉल कैप में 7% की तेजी थी। तो यहाँ पर भी विनर आपको बिल्कुल रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखते हो रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो 28% पॉजिटिव है, BSE पावर इंडेक्स में 4% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 7% की तेजी है। तो बिल्कुल 1 मंथ के हिसाब से भी रिलायंस पावर का ही रिटर्न सबसे शानदार है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 2% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में -10% है, स्मॉल कैप जरूर 10% दौड़ा है। तो कुल मिला के इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। चलते हैं JP पावर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास है इस समय, और देख सकते हो कि दबाव में दिखाई दे रहा जरूर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मात्र 50 पैसे के आसपास था कोविड काल में 2020 में, उसके बाद में 10 रुपये तक भी गया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और अभी भी उस लेवल से जिसने खरीदारी की उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल ही रहा है। हाँ, अगर कोई किसी ने ऊपर के लेवल में खरीदारी की उसको लॉस जरूर हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे भी आया है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। स्टॉक थोड़ा सा इस समय ऊपर जाने को तैयार है। देख सकते हो पिछले 1 महीने में 6% की हमने तेजी देखी निचले लेवल से। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि जो इस समय हमारा जो पावर की जो कंडीशन है वो काफ़ी शानदार है, यानी हम पावर के मामले में सरप्लस पे आ चुके हैं, जो पहले हम डेफिसिट में थे। तो अब हम जो पावर है दूसरे देशों को बेचने को तैयार है, जहाँ पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ती पावर, हमारे यहाँ पे जिस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था उसके सामने हमारी जो खपत के सामने उतनी ही हमारे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हमारे पास सरप्लस है। तो ये हमने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है। पावर मिनिस्टर का कहना है कि करीब 185 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करने की वजह से हम इस समय देखें तो हमारी जो कंट्री है वो डेफिसिट से पावर सरप्लस पर आ चुकी है, और आने वाले समय में हमारा ये जो तेज़ी से इसका और वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 416 गीगावाट की है, और आप देख सकते हो कि जो इस समय जो हमारी पीक डिमांड है उससे भी डबल हमारे पास कैपेसिटी है, यानी किसी प्रकार की कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो करीब देख सकते हो कि जो हमारी पीक डिमांड है वो 220 गीगावाट के आसपास, जबकि हमारे पास इस समय जो कैपेसिटी हमारी 416 गीगावाट की है। तो जो एक्स्ट्रा जो हमारा इस समय जो बिजली का निर्माण हो रहा है उसको हम पड़ोसी देशों को बेच रहे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो हमारा देख सकते हो कि जो लगातार 1.97 लाख सर्किट किलोमीटर की और ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी गई है, यानी आने वाले समय ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बिजली नहीं थी वहाँ पर भी पहुँचाई जा रही है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, यानी जिस तरह से डिस्कॉम को भी मजबूत किया जा रहा है। इस समय देखें तो डिस्कॉम के लिए सस्ते में बिजली प्रोवाइड की जा रही है, और उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। उनको इस समय कम प्राइस में लोन प्रोवाइड किया, जिससे वो अपनी जो कंपनियों का जो कर्ज है वो चुका पाए। तो ये जो सारी बातें, इसकी वजह से डिस्कॉम मजबूत हो रहे हैं और पावर सेक्टर की कंपनियों को भी फायदा होने लगा, उनका पुराना कर्ज मिलने लगा है, और ऐसे में जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां ये भी अच्छा कर सकती है। तो ये जो बयान है इशारा कर रहा है कि पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक तरह से इस समय गोल्डन पीरियड है। आने वाले समय इसको एक बेहतर परिणाम और देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप देखें
तो जेपी पावर फंडामेंटली अच्छी लग रही है। देख सकते हो मार्केट कैप इसका 4078 को भी इसका है, करंट प्राइस मात्र 5.95, लो इसका 5.15 का और हाई 9.45 का है। स्टॉक का पी 71.50, बुक वैल्यू देख सकते हो 15.20 की है, तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे इस समय मिल रहा है स्टॉक। आरओसी इसका 5.16% का है और आरओई 0.55% है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि 2021 से लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2021 में देखिए 3302 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो 2023 तक बढ़ के 5787 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार पिछले 3 साल से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये बात अलग है प्रॉफिट जरूर कम हुआ है। 2021 में जहाँ पे 279 के आस प्रॉफिट था, जो इस समय 55.42 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। 2020 में तो कंपनी को 2150 करोड़ का जबरदस्त लॉस हुआ था। तो जैसे प्रॉफिट कम हुआ उस हिसाब से इसकी प्राइस भी जरूर कम हुई है, लेकिन आने वाले समय एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने एक और कोल माइंस एक्वायर किया। इसके पास अब कंपनी की 2 खुद की कोल माइंस हो गई है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 7384 करोड़ के आसपास था, जो इस समय 10446 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये इशारा है कि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक आंकड़ा बहुत अच्छा और वो है यहाँ पे FIDI की होल्डिंग जो लगातार बढ़ रही है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास है। FI की होल्डिंग जो 3.67% थी, दिसंबर में जो 4.97% हो गया, यानी लगभग 5% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे DI की हो चुकी है, जो जून में मात्र 2% के आसपास थी। अगर बात करें DI की तो 22.15% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 22.19% के आसपास है। तो DI ने भी निवेश बढ़ाया और FI ने तो जम के खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 50.18% के आसपास थी दिसंबर, जो इस समय 48.85% के आसपास ही है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है, जब आप देखो FIDI अगर इस स्टॉक में जम के खरीदारी करें तो आपको भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेनी स्टॉक है, रिस्की है, लिमिटेड निवेश करें, उतना ही करे, डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।